Good evening, friends. Welcome to Civil's Manthan. Let's start today's Express Explained, in which we will discuss some articles from the Explained section of Indian Express. The first article is about why the present heat waves in North India is unusual. So, अभी नॉर्थ इंडिया में एक्सपीरियंस कर रहे हैं हीट वेव कंडीशंस, सीवियर टू वेरी सीवियर हीट वेव कंडीशंस. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसी कंडीशंस क्यों हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड अनयूजुअल क्यों है, राइट? और साइक्लोन एम्फन का क्या रोल है इसके अंदर और क्या आगे एक्सपेक्टेशन है, क्या हो सकता है आगे. तो अभी पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि इन द लास्ट 5 डेज राजस्थान, दिल्ली, यूपी, एमपी, पिछले 7-8 दिन में हमने ये इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में सीवियर टू वेरी सीवियर हीट वेव कंडीशंस हमने एक्सपीरियंस किया है. एंड इसके अलावा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली राइज किया है. चूरू में तो अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया. तो काफ़ी ये हाई टेम्परेचर्स हैं. अब हीट वेव्स क्या है और ये कभी डिक्लेयर की जाती है, तो इसके बारे में दो आपकी हम देखें तो थ्रेशोल्ड्स हैं. इन प्लेन एरियाज दिस थ्रेशोल्ड इज 40 डिग्री सेल्सियस और हिल्स में ये थ्रेशोल्ड है 30 डिग्री सेल्सियस का. तो इन केस प्लेन एरियाज में टेम्परेचर राइज करता है 40 डिग्री सेल्सियस के अबव और दिन का टेम्परेचर जो है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है, बोला नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर. तो हम उसको क्या डिक्लेयर करेंगे? हीट वेव कंडीशंस हम उसको डिक्लेयर करते हैं, हीट वेव डिक्लेयर करते थे. तो फॉर इंस्टेंस 40 डिग्री का है तो 45 डिग्री तक अगर हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो गया आपका? हीट वेव्स हम उसको डिक्लेयर कर देंगे. तो आईएमडी का रोल है इसके अंदर, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का. और सेम थ्रेशोल्ड हिल्स के लिए क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस की. ऑलराइट. इसके अलावा सीवियर हीट वेव कंडीशंस के लिए जो थ्रेशोल्ड है दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस का एंड वेरिएशन ऑफ ओवर 6 डिग्रीज फ्रॉम नॉर्मल. ये कंडीशन आपकी सीवियर हीट वेव के लिए कंडीशन यहाँ पर दी गई है. अब जनरली ये हीट वेव स्पेल कितने टाइम तक लास्ट करता है? सो जनरली बताते हैं कि कम से कम 4 दिन का ही रहता है एंड 7 to 10 डेज तक ये एक्सटेंड हो जाता है. और अभी रिसेंट ईयर्स में देखें तो मैक्सिमम जो स्पेल रहा है ये 2015 में करीब 12-13 दिन का रहा है, 18 से 31 मई तक, ठीक है. बट ऑन एन एवरेज आपको ध्यान रखना 4 से 8-10 दिन तक ये रह जाता है हीट वेव स्पेल जो है. और अभी जो ये करंट हीट वेव स्पेल था ये 22 मई तक हुआ और एक्सपेक्टेड 29 मई के अराउंड तक. बट इन टूडेज वी हैव एक्सपीरियंस्ड हेलस्टॉर्म्स, थंडरस्टॉर्म एज वेल इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो काफ़ी ओले भी गिरे हैं, ये भी रहा है. तो इट हैज़ बेसिकली somehow soothen the environment और heat waves subside हो जाएंगे as expected. So next question is, does all of India experience heat wave conditions? क्या सभी पार्ट heat wave conditions experience कर रहे हैं इंडिया के? इसका आंसर है नो. बेसिकली कोर हीट वेव जोन है आपका. ये कोर हीट वेव जोन आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भा रीजन इन महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ गंगेटिक वेस्ट बंगाल, कोस्टल पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. तो ये जो रीजन को कैटेगराइज किया गया है कोर हीट वेव जोन, किसने कैटेगराइज किया? इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको कोर हीट वेव जोन कैटेगराइज किया. तो स्टडीज होती है इन कोर हीट जोन्स के ऊपर कि कब, कहाँ पर, कैसे, कितने टाइम के लिए हीट वेव्स आती हैं और उनकी कंडीशन को स्टडी किया जाता है. तो ये जो मेन रीजन है यहाँ पर हीट वेव प्रोन रीजन है, ये जो भी कोर हीट वेव जोन एरिया जो है. So why did the country experience an unusual summer sans heat waves, without heat waves? तो इस बार का जो समर हमने एक्सपीरियंस किया है विदाउट हीट वेव समर, विदाउट हीट वेव्स का समर रहा एक टिल 3rd वीक ऑफ मई तक. उसके बाद एकदम से हीट वेव्स जनरेट होने स्टार्ट होगी. तो ये अनयूजुअल क्यों रहा, क्या रहा है इसके पीछे, रीजन क्या है? तो जो रीजन यहाँ बताया गया दैट रीजन इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. तो जनरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है इन द विंटर सीजन. दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस रहता है इन जनरल सर्कमस्टांसेस एंड इट ब्रिंग्स रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ये मेडिटेरेनियन सी से आपका मॉइस्चर लेता है एंड मेक्स द रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. रबी क्रॉप में हेल्पफुल है, राइट? ये सारी चीज़ें होती हैं. बट और ये इन्फ्लुएंस इसका टिल अप्रैल तक जाता है. बट इस बार जो है
काफ़ी लेट इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया गया है, राइट। ये एक्सपीरियंस इवन अप्रैल को भी क्रॉस करके मई तक इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस इस साल देखने को मिला है। तो ये मेजर रीजन आपका रहा है। सो व्हेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है, जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंटरेक्ट करता है जो आपके वेदर सिस्टम फ्रॉम द अरेबियन सी एज वेल एज बे ऑफ बंगाल, यहाँ से जो विंड्स ब्लो करती है, वार्म विंड्स ब्लो करती है, मॉइस्चर भी होता है, तो ये विंड्स ब्लो करती है, ये जब इंटरेक्ट करेंगे विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ में, सो इट रिजल्ट इन टू द रेनफॉल ओवर द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और उसकी वजह से आपका हीट वेव्स डेवलप नहीं हो पाती है। इस बार जो लेट तक रहा है तो इसलिए हीट वेव डेवलप नहीं हो पाई इवन टिल द अर्ली पार्ट ऑफ द मे। फिर ये बता रहा है कि जो जो ईस्टर्ली विंड्स है जो बे ऑफ बंगाल से डेवलप हुई है, तो वहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को सपोर्ट मिला है, एंड दिस हैज बेसिकली रिड्यूस द एनी सीवियर कंडीशंस ऑफ हीट वेव। और उसके बाद अभी जाकर 21 मई के बाद जो है हीट वेव्स को ऑब्जर्व किया गया, बताया जा रहा है। तो साइक्लोन एम्फन का क्या इन्फ्लुएंस रहा है हीट वेव्स, जो करंट हीट वेव कंडीशंस के ऊपर? तो अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एम्फन का रोल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस किया एम्फन साइक्लोन ने, जो कि एम्फन साइक्लोन कहाँ है, ये बंगाल कोस्ट के ऊपर, जो आपका वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा कोस्ट, यहाँ पर आपका एम्फन का हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, यहाँ पर लैंडफॉल हुआ है। तो ये एक सुपर मैसिव स्टॉर्म रहा है एंड इट ड्रैग्ड द मैक्सिमम मॉइस्चर फ्रॉम ओवर बे ऑफ बंगाल। सो इसने मॉइस्चर को ड्रैग कर लिया, ठीक है, फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, एंटायर सदर्न साउथ पेनिनसुला, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड टू सम एक्सटेंट इवन फ्रॉम अरेबियन सी। तो इस मॉइस्चर को ड्रैग करने की वजह से सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं पहुंच पाया, सो बेसिकली इट रिजल्टेड इनटू ड्राई रीजन्स इन नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल, राइट। सो अब वो मॉइस्चर यहाँ डिप्लीट कर गया यहाँ से ओवर दिस रीजन, सो ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स स्टार्टेड ब्लोइंग ओवर राजस्थान, MP, UP, महाराष्ट्र, एंड दैट रिजल्टेड इनटू सीवियर हीट वेव। तो ये हमारा आर्टिकल था रिगार्डिंग द हीट वेव्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज व्हाई वी हैव ए डेजर्ट लोकस्ट। लोकस्ट के बारे में कि डेजर्ट लोकस्ट क्यों है ये इस बार, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो नाम में देखो, डेजर्ट लोकस्ट के नाम में ही है कि डेजर्ट, सो बेसिकली इसके लिए ब्रीडिंग कंडीशंस कैसी होती है, सेमी एरिड एंड डेजर्ट रीजन्स, एग्स को ले करने के लिए। तो दे रिक्वायर द बेयर ग्राउंड्स, खाली जमीन चाहिए होती है इनको, बेयर ग्राउंड्स चाहिए एग्स को ले करने के लिए, और ये बेयर ग्राउंड डेंस वेजिटेशन वाले रीजन में मिलेगा नहीं, तो इसलिए राजस्थान में इट्स मोर फेवरेबल कंडीशन टू ब्रीड रादर देन इन इंडो गंगेटिक प्लेन्स, गोदावरी कावेरी डेल्टा जहाँ की वेजिटेशन है, ठीक है। और होपर डेवलपमेंट के लिए, होपर डेवलपमेंट एक स्टेज है बिटवीन द निम्फ दैट हैज हैच्ड और एक विंग अडल्ट मोथ के बनने से पहले की जो स्टेज है, जो कि यूथ स्टेज होती है, जहाँ पर डेवलप करने लगता है, ठीक है, तो वो आपका होपर डेवलपमेंट स्टेज है। So such cover isn't widespread in desert to allow growth of large locust population. तो ये हमें ग्रीन वेजिटेशन चाहिए होती है होपर्स को, ये लोकस्ट को होपर डेवलपमेंट स्टेज के अंदर, और ये वेजिटेशन इस बार राजस्थान में नहीं मिल पाई थी बिकॉज ऑफ अभी सारी जो है रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो चुकी थी, सो दे फर्दर इन्वेडेड इनटू द MP, महाराष्ट्र, UP, इस तरफ काफ़ी अंदर तक इस बार लोकस्ट स्वाम्स जो है आ गए। तो लोकस्ट के टिड्डियाँ होती हैं बेसिकली, राइट। तो ये टिड्डियों का जो झुंड है इसको हम स्वाम्स बोल देते हैं, लोकस्ट स्वाम। तो इनके बारे में बताया जाता है कि अगर ये इंडिविजुअल होपर्स हैं, इंडिविजुअल लोकस्ट हैं, ठीक है, एक काइंड ऑफ द ग्रास होपर की वेराइटी है अगर आप देखें तो जब ये सोलिटरी फेज में है, जब ये इनोक्यूअस हैं, जब ये अकेले हैं, तो ये हार्मफुल नहीं होते हैं, बट जब ये सॉलिटरी से ग्रिगेरियस फेज में आते हैं, ग्रिगेरियस फेज जब ये स्वाम्स बनाते हैं, झुंड बनाते हैं, बहुत ही मिलियंस पॉपुलेशन में ये इकट्ठे हो जाते हैं, उस टाइम पर ये दे बिकम वेरी हार्मफुल फॉर दे, बिकॉज ये सारे के सारे कंप्लीट ग्रीनरी को खत्म कर देते हैं, वहां पर पूरे के पूरे खेत को खत्म कर देते हैं। तो इट रिजल्ट इनटू ह्यूज लॉस टू द फार्मर्स एंड टू द फूड सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन एज वेल। तो एक थ्रेट है बेसिकली। तो अभी ये पाकिस्तान, ईरान, टुवर्ड्स फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस रीजन में बेसिकली मेन ब्रीडिंग सेंटर्स इन ग्राउंड रहते हैं इनके, एंड
अभी इन्होंने रिसेंटली इन्वेड किया इन इंडिया, राजस्थान और एमपी इधर आगे तक ही आ गए। फिर ये बता रहा है कि तो अबव जो लार्ज स्केल ब्रीडिंग एंड स्वाम फॉर्मेशन जो के लिए जो कंडीशन बताई, जो कि आपका डेजर्ट रीजन चाहिए होता है, बेयर ग्राउंड चाहिए उनको, राइट। और जब यहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल होंगी इन द नेचुरल हैबिटेट, तो फेवरेबल कंडीशंस होंगी बाय द रेनफॉल, ताकि वेजिटेशन कवर भी आ जाए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फॉर द हॉपर डेवलपमेंट, और बेयर ग्राउंड भी है फॉर द लेइंग ऑफ द एग्स। अब इन द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, सो देयर कंडीशंस हैव बीन देयर इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हमने देखा, राइट। यमन, ओमान, सदर्न ईरान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान रीजन, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर देयर हैड बीन वाइड स्प्रेड रेनफॉल। तो एक तो आपका एग लेइंग के लिए बेयर ग्राउंड है, यहाँ पर डेजर्ट कंडीशंस है, साथ में रेनफॉल भी हो गया। सो इट क्लब्ड इनटू वेरी फेवरेबल कंडीशंस फॉर द लोकस्ट टू बिकम द स्वाम्स। सो मिलियंस पॉपुलेशन वो डेवलप होगी वहाँ पे। एंड ईस्ट अफ्रीका में तो बता रहे हैं कि इट हैड द वेटेस्ट रेनफॉल सीजन इन द ओवर 4 डेकेड्स। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एक आपका लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसने ऑब्जर्व किया कि लो डेंसिटी 1 and 2 इंस्टार ग्रेगेरियस ट्रांजिएंट हॉपर्स। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आपका लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अब इस बार ये साइक्लोन एम्फन का क्या रोल रहा है इसके अंदर, तो ये बता रहे हैं कि द मोमेंट है इट वाज एडेड बाय द स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स फ्रॉम द साइक्लोन एम्फान इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये बता रहा है साइक्लोन एम्फान ने भी इसको हेल्प किया बिकॉज ऑफ वेस्टर्ली विंड्स की वजह से। सो बिकॉज इनको विंड की मोमेंट चाहिए फॉर द लोकस्ट टू मूव वेरी फास्ट। तो 2 मीटरोलॉजिकल ड्राइवर्स बेसिकली बताए जाते हैं लोकस्ट के लिए। वन इज अनसीजनल हैवी रेन इन द मेन स्प्रिंग ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स। तो स्प्रिंग ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स कौन से हैं, फिर से रिकॉल करो, आपके बेयर ग्राउंड होना चाहिए, डेजर्ट कंडीशंस है, डेजर्ट एरिया है। अब वहां पर रेनफॉल अगर हो जाता है तो अब देखो दोनों एग लेइंग कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा, साथ में हॉपर डेवलपमेंट की कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज समवट वेजिटेशन कवर आएगा एंड दैट विल हेल्प इन द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द यूथ स्टेज ऑफ द लोकस्ट स्वार्म्स। सो पॉपुलेशन बिल्डअप होने लग जाती है वहां से। और साथ में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स, अगर वेस्टर्ली विंड स्ट्रॉन्ग है सो उसकी विंड की मोमेंट के साथ दीज लोकस्ट स्वार्म्स दे हैव इन्वेडेड, दे ट्रेवल्ड माइल्स, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इवन, वो अब इंडिया में एंटर कर गए उस विंड वेस्टर्ली विंड मोमेंट के साथ में। यूएन का आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनएफएओ ने बताया कि इन राजस्थान के साथ में ईस्टवर्ड सर्जेस हो सकते हैं एज फार एज बिहार एंड उड़ीसा। तो बिहार और उड़ीसा तक ये जा सकते हैं लोकस्ट स्वार्म्स में। बट आफ्टर जुलाई देयर वुड बी वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ स्वार्म्स, तो वो राजस्थान की तरफ वापस लौटेंगे ऑन द बैक ऑफ द चेंजिंग विंड पैटर्न एसोसिएटेड विद मॉनसून। एक फिर इसके बारे में बता रहे हैं कि जो करंट स्वार्म्स जो है लोकस्ट स्वार्म है, ये एक इमेच्योर लोकस्ट का पार्ट है, ठीक है। अब ये इमेच्योर लोकस्ट ये वेजिटेशन पे बहुत ज्यादा फीड करते हैं, जो प्रेजेंट जो स्वार्म्स जो है, और अभी तक इन्होंने एक्स को ले नहीं किया। तो अभी जब इसलिए जो है काफी अंदर तक एंटर कर गए थे काफी एमपी, क्योंकि राजस्थान में इनको वेजिटेशन कवर मिला नहीं, सो दे एंटर्ड इनटू एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, ऑल टुवर्ड्स दीज एरियाज। अब जब ये ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो स्वार्म की मूवमेंट्स धीरे हो जाएगी एंड ऑल्सो द ब्रीडिंग विल हैपन मेनली इन राजस्थान, बिकॉज ब्रीडिंग एरियाज हमने पढ़े थे, ब्रीडिंग एरियाज जो है बेसिकली राजस्थान में बेयर ग्राउंड चाहिए ब्रीडिंग के लिए उनको, राइट। सो ये वापस लौट के आएंगे वहां पर राजस्थान में फॉर द ब्रीडिंग एज वेल। So far the swarms haven't caused much damage। क्यों नहीं डैमेज कॉज होगा, बिकॉज रबी क्रॉप हैड ऑलरेडी बीन हार्वेस्टेड और खरीफ की अभी सोविंग स्टार्ट नहीं हुई थी। इस वजह से फार्मर्स समहाउ मैनेज्ड दिस लोकस्ट स्वार्म अटैक। अब एक रीजन बता रहे हैं फॉर द स्वार्म्स माइग्रेटिंग ईस्टवर्ड, नॉर्मली दे आर सीन इन इंडिया ओनली आफ्टर जुलाई, जनवरी जुलाई के बाद या जुलाई से अक्टूबर के टाइम में जनरली आते हैं in normal circumstances, while confining themselves mostly to the desert areas of West Rajasthan
where they breed and exist as solitary insects or in isolated groups. अब ये बेसिकली होता है कि एक तो इनकी देखो टाइमिंग भी चेंज हुई है इस बार और लोकेशन भी इन्होंने एक्सटेंड की है। टाइमिंग जनरली जुलाई से अक्टूबर के बीच में ये इनकी इंडिया में एंट्री करते थे बिकॉज मॉनसून के विंड पैटर्न की हेल्प की वजह से उसके साथ में आते थे और अपने आप को कन्फाइन करते थे टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो इस बार एक तो जल्दी आ गए, मई के अंदर आ गए, सेकेंडली ये काफ़ी एक्सटेंड भी, अब मई के अंदर आ गए तो पहले जुलाई के बाद आते थे तो ऑलरेडी मानसून सीजन था, ऑलरेडी थोड़ी बारिश होती है, बारिश की वजह से ऑलरेडी जो है वेजिटेशन कवर आ जाता है राजस्थान में, सो ब्रीडिंग सेंटर भी हेल्प है और एक हिसाब से होपर डेवलपमेंट के लिए भी, तो इसलिए अंदर ज़्यादा आने की जरूरत पड़ती नहीं उनको। इस बार ये मई के टाइम आए, ऑलरेडी जो है हार्वेस्टिंग हो चुकी थी, वेजिटेशन कवर था नहीं, बारिश हो नहीं रही है, तो ग्रीन वेजिटेशन कवर नहीं है, तो इस वजह से ये काफ़ी अंदर तक जो है इन्वेड कर गए। So they have ended up invading green spaces and even in cities as well. So Jaipur, Nagpur, orange orchards in Nagpur. So एक danger अभी भी है कि if their growth is coterminous with that of the खरीफ crop, तो एक बता रहे हैं कि सिचुएशन हो जाएगी जैसा कि केन्या, इथोपिया और सोमालिया ने एक्सपीरियंस किया था। तो वहाँ पर maize, sorghum और wheat farmers they experience lot of losses. So हमारी भी नेशन की फूड सिक्योरिटी को कहीं थ्रेट ना हो, इसलिए वी हैव टू ब्रिंग इन सर्टेन प्रोएक्टिव एक्साइज कंट्रोल्स। तो क्या मेजर्स ले सकते हैं? एक तो बता रहा है ये राइटर की एरियल स्प्रेइंग ऑफ अल्ट्रा लो वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड इंसेक्टिसाइड्स। तो कंसंट्रेटेड इंसेक्टिसाइड्स का एरियल स्प्रे करा सकते हैं उन रीजन्स में जो पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स हैं ताकि उनको वहाँ पर ख़त्म किया जा सके। और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द क्रॉप्स पूरी खरीफ सीजन के दौरान जो है, so it will help in basically controlling or managing the locust attack. नेक्स्ट आर्टिकल भी लोकस्ट के ऊपर है, यहाँ पर ये बताया जाएगा कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान का कोऑपरेशन रहा है ओवर द इयर्स ओवर द लोकस्ट। सो आउटब्रेक के बारे में बता रहे हैं कि ये इवन इसके बारे में देखा गया है कि महाभारत के टाइम में करण और अर्जुन की बैटल के दौरान भी इनका पार्टिसिपेशन था। ठीक है, तो काफी एक एपिक लीजेंड का हमारा पार्ट है। फिर एक लोकस्ट वार्निंग ऑफिस, हिस्ट्री ऑफ लोकस्ट वार्निंग ऑफिस है, कौन पब्लिश करता है? यूएनएफएओ। तो यूएनएफएओ पब्लिश करता है हिस्ट्री ऑफ लोकस्ट वार्निंग ऑफिस। तो इन्होंने बताया कि 1900s के दौरान यानी 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में काफ़ी सीरियस इन्वेजन्स रहे हैं। 26 से 31 के दौरान 5 साल के दौरान जो है ये काफ़ी डैमेज किया है क्रॉप्स के, कह रहे हैं $100 मिलियन के अराउंड तक जो है दे हैव डैमेज द क्रॉप्स। फिर एक ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के टाइम पे रिसर्च स्टार्ट की गई इन 1931 और 1939 के अंदर आपका लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया। तो ध्यान रखना, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश इंडिया के टाइम का है। कब बना है? 1939 के अंदर। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली एंड सब स्टेशन इन कराची। इस मैप में देखिए ये जो रेड पॉइंट से स्वाम्स है, येलो अडल्ट्स है, ठीक है, और डॉटेड आपको दिखा रहा है रेड, ये दिखा रहा है कि बेसिकली ये समर ब्रीडिंग सेंटर्स हैं। तो डेफिनेटली समर ब्रीडिंग सेंटर्स हमें पता है क्या होना चाहिए, एरिड रीजन, डेजर्ट रीजन, बेयर ग्राउंड, राइट। तो मेन रीजन इनका ये होना चाहिए, बट दे हैव एक्सटेंडेड दिस ईयर, यहाँ पर भी आए हैं इन द एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तो ऐसे कुछ रीजन्स में भी इन्होंने एक्सटेंड किया। कोऑपरेशन बता रहे इंडिया ईरान का कोऑपरेशन रहा था पर्शिया के साथ में, जो स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द इवन, सो इन 1942 के बारे बता रहे हैं कि डेलीगेशन दोनों कंट्रीज का मिला ये यहाँ पर, और जो है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई डेजर्ट लोकस्ट के ऊपर। तो अपने इस रीजन में डेजर्ट लोकस्ट के ऊपर एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई तेहरान में। कब हुई है? 1945 के अंदर। कंट्रीज ईरान, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट। सेकंड कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया जो कि 1950 के अंदर हुई, बिकॉज 45 में तो था नहीं पाकिस्तान, राइट। तो उसके बाद जो है 50 में एक सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई। तो कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं डेजर्ट लोकस्ट पे कॉन्फ्रेंस है, ये एफएओ के अंडर आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो एफएओ के अंडर जो है आपका डेजर्ट लोकस्ट कमीशन बनाया एफएओ के अंडर इन 1964, ये आपको ध्यान रखना है।
इंडिया पाकिस्तान के बारे में बताता है आर्टिकल कि बेसिकली देयर हैज़ बीन वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे हमारे इंडियन पाकिस्तान में इश्यूज रहते हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया, और इंडिया देन ब्रेक्स द टाइज ऑन द वेरियस डिप्लोमेटिक चैनल्स एज वेल, बहुत सारे अलग अलग तो इस चक्कर में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया और पाकिस्तान के रहते हैं। बट डिस्पाइट ऑल दीज, लोकस्ट के ऊपर दोनों के बीच में कोऑपरेशन चलता रहता है बिकॉज इट्स ए कंबाइंड थ्रेट टू बोथ कंट्रीज। तो उसके रिगार्डिंग मंथली मीटिंग्स भी होती हैं, 0 पॉइंट के ऊपर बाड़मेर रीजन जो भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जहाँ पर भी थ्रेट रहता है, बॉर्डर मीटिंग्स रहती हैं, एक्सपर्ट्स मिलते हैं टू टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। बट डिस्पाइट ऑल दीज जो हैं, बिकॉज दोनों कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट है, स्टिल जो इनसिक्योरिटीज एंड सेंसिटिविटीज़ हैं रीजन में, वो एक तरह से कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक होता है, कहीं ना कहीं ये एक हर्डल है, एक चैलेंज है एज फेस्ड बाय द कमीशन। सो वो हमें धीरे धीरे करके मोर कोऑपरेशन भी रिक्वायर अमंग दीज कंट्रीज। So that's all for today's discussion. If you have any doubts, any questions, you can join this Telegram group, the link of which is given in the description box below as well. And our channel also. If you like this video, please do subscribe, like this video and share as well. Thank you very much.